हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट के क यानी भूमि मृदा एवं जल संसाधन के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यानी टोटल क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहां आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने निकल करके आ रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है। या स्थल का मतलब जमीन की बात किया गया है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है, जमीन है। तो इसका राइट होगा और आंसर ऑप्शन बी यानी कि 29% जो क्षेत्र है उस पे स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, 29%। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। तो विश्व में जो सघन जनसंख्या मिलती है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। पहाड़ों पर मिलती है, पठारों पर मिलती है, मैदानों में मिलती है या मरुस्थल में मिलती है। तो विश्व में जो सघन जनसंख्या ज्यादा देखने, सघन का मतलब होता है एकदम घना, एकदम घना का मतलब वहां पे बहुत ज्यादा आबादी हो, तो वो कौन सा स्थान होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, मैदानों में। मैदानों के मतलब कहने का मतलब है जो समतल क्षेत्र होता है जहां पे हम लोग निवास करते हैं उसी को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो समतल क्षेत्रों में क्या होता है, निवास ज्यादा होता है और इस कंडीशन से यहाँ जो जनसंख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में भूगर्भ विज्ञान विभाग, ऑप्शन बी में भू राजस्व विभाग, ऑप्शन सी में गृह विभाग और ऑप्शन डी में चिकित्सा विभाग। तो भारत में भूमि उपयोगी जो संबंधी आंकड़े हैं, आंकड़े का मतलब होता है लेखा जोखा। ठीक है, यानी उसके बारे में लिखना और लिख करके रखना। तो ये लेखा जोखा कौन रखता है, तो ये रखता है भू राजस्व विभाग। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आप राइट कर लेंगे, भू राजस्व विभाग। अगला था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा है कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए में 9, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 3। तो भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 वर्ग हैं, जिसको आपने देखा होगा आप अपने बुक में, वही आपका राइट आंसर है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4, 7। तो मृदा के कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 3। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। ऑप्शन दिए गए हैं जल प्रदूषण रोकने का, मृदा अपवर्तन रोकने का, जल संकट को दूर करने का या भूमि की उर्वरता घटाने का। तो समोच्च रेखीय जो खेती है वो आपका मृदा अपवर्तन को रोकने का कार्य करती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से राइट होगा, मृदा अपवर्तन को रोकने का। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, यानी जो जल बना है वो किस चीज का संयोजन है, विज्ञान की दृष्टि से, रसायन की दृष्टि से। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ऑप्शन डी में ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसमें हम लोग H2 प्लस O2 करते हैं तो ये निकल करके आता है H2O और H2O को ही हम लोग जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जल बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहता है इनमें कौन एक महासागर नहीं है।
वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि महासागरों की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए महासागर कितने हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें कौन महासागर नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अंटार्कटिक ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है, आर्कटिक ऑप्शन सी में, हिंद और ऑप्शन डी में प्रशांत। तो कौन इसमें महासागर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिक। ये आपका महाद्वीप है, बाकी आपका जो है वो सभी महादेश हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करना है, आपके बुक में ही दिए गए हैं, उसको देख करके आपको पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को खाली जगह कहा जाता है। तो मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है, तो यहाँ पे ह्यूमस आपका भरा जाएगा। 2 नंबर में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि दक्कन क्षेत्र में खाली जगह मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है, तो आपका काली मृदा होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहता है यहाँ पे कि लेटेराइट मृदा का निर्माण खाली जगह प्रक्रिया से होता है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण किसके प्रक्रिया से होता है, इसका राइट आंसर होगा निछालन। तो आप यहाँ पे निछालन भर लेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इसमें कहता है भूमि एक खाली जगह संसाधन है। तो भूमि कैसा संसाधन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है, आपको प्राकृतिक भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि महासागरों में जल का खाली जगह प्रतिशत भाग पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 97.3%। कहीं कहीं ये आपका 97% भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है 97.3% या 97% महासागरों में जल क्या है पाया जाता है या उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं लघुत्तरीय, जिसमें आपको अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूमि के उपयोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी भूमि जो हम लोग उपयोग करते हैं उससे क्या आप लोग समझते हैं। जैसे कोई कहता है कि हम भूमि का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भूमि पर भिन्न भिन्न कार्यों को करना ही भूमि उपयोग कहलाता है। जैसे कि हम लोग कृषि करते हैं तो ये भूमि का उपयोग है, वानिकी करते हैं उसमें भी भूमि का ही उपयोग है, खनन करते हैं तो ये भूमि पर ही हम लोग करते हैं, सड़कों और उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं तो भी हम लोग भूमि पर ही करते हैं। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं जिसको हम पृथ्वी पर करते हैं, पृथ्वी कहने का मतलब भूमि पर करते हैं, उसी को हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भूमि उपयोग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग बताते हैं कि मृदा निर्माण के सहायक कौन कौन से हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि मृदा के निर्माण में सहायक कारकों में वहां की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। यानी मृदा के निर्माण में इन सारे चीजों का, इन सारे कारकों का आवश्यकता पड़ती है। ये सारे कारक मिलकर के मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मृदा निर्माण में सहायक कारकों को समझ पाए कि ये सभी क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने फिगर के रूप में भी आपको दिखाने की कोशिश किया है कि देखें ये आपका मृदा है। ठीक है, जिसमें चट्टाने भी हैं, फिर उसके बाद ये चट्टाने अब क्षयित हो रहा है। ये जो चट्टाने हैं वो क्या हो रहा है, अब क्षयित हो रहा है। फिर अब क्षयित होने के बाद देखें तो ये बालू एवं गाद में बन रहा है, उपमृदा में बन रहा है, और उसके बाद जो ऊपर का बनता है उसमें ह्यूमस होता है, जो वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कहा गया है, पूछा गया है कि बताइए कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनके नाम आपको लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है कि भूमि को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। एक तो आपका है प्राकृतिक कारक, और प्राकृतिक कारक में अगर आप देखना चाहें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्थल रूप में जो भिन्नता पाई जाती है, मृदा की विशेषता पाई जाती है, खनिजों की उपस्थिति जो होती है, और जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित होती हैं।
इसमें ये प्राकृतिक कारक हो गए। फिर सेकंड जो आपका है वो मानवीय कारक है, और मानवीय कारक में क्या है, तो हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। उसके बाद जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, श्रमिकों की जो उपलब्धता है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद मानवीय आवश्यकताओं में है, इसमें भी अंतर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से भूमि को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हुए, एक आपका मानवीय कारक और एक आपका प्राकृतिक कारक। तो उम्मीद करते हैं दोनों कारक को आप समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है। यानी कहने का इसका मतलब है कि ऋतु क्षरण क्या होता है या किसे कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना ऋतु क्षरण कहलाता है। और ये क्षरण भौतिक, रासायनिक एवं जैविक रूप से मृदा के निर्माण करते हैं। तो आपने समझा कि ऋतु चक्र क्या है या ऋतु क्षरण क्या होता है। इसमें क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, इसमें जो सेल है वो टूटते हैं, सेल के टूटने के बाद ये क्षय होते हैं, फिर उसके बाद मनुष्य के भी कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिसके कारण वो सेल टूट जाते हैं। सेलों का मतलब है यहाँ पे पहाड़ों का टूटना, पठारों का टूटना, पत्थरों का टूटना, ठीक है। तो ये आपका ऋतु क्षरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल है। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर देना है वो 200 शब्दों में देना है। चलिए देखते हैं कि भूमि उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसका, और भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि भूमि पर भिन्न भिन्न कार्यों को करना ही भूमि उपयोग कहलाता है, जैसे कि कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना, ये सभी भूमि उपयोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके विभिन्न वर्गों को समझाना है। तो भूमि उपयोग के निम्न वर्ग कुछ निम्नलिखित हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा वन क्षेत्र की भूमि, और इस प्रकार की जो भूमि है इसमें वनों का विस्तार किया जाता है। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें आपको देखने को मिलेगा बंजर एवं व्यर्थ भूमि। सड़क, मकान, उद्योग में लगी भूमि, ये सभी कृषि के लिए उपयोगी थी, लेकिन इन सभी के वजह से, यानी सड़क, मकान, उद्योग जब हम लोग लगा देते हैं तो वो कृषि के लिए अनुपलब्ध हो जाती है, ये उपलब्ध नहीं हो पाती है। और बंजर भूमि में तो आप समझ ही सकते हैं, जिसमें कोई चीज उगाया नहीं जा पा रहा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बंजर भूमि, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसी का, प्रतिभूमि। तो प्रतिभूमि क्या होता है, तो ये भी दो प्रकार के पाया जाता है। एक तो चालू प्रति होता है, जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं किया गया हो, और अन्य प्रतिभूमि क्या है, उसमें 1 से अधिक वर्षों तथा 5 वर्षों से कम समय में कृषि नहीं की गई हो। यानी 1 से अधिक बल्कि 5 से कम वर्षों में अगर कृषि नहीं की गई है तो ऐसे जो भूमि होंगी उसको हम लोग अन्य प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो आपके भूमि उपयोग हैं उनके प्रमुख वर्ग हैं, ठीक है। चौथा नंबर आता है अन्य कृषि आयोग भूमि। अन्य कृषि आयोग भूमि क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि अस्थायी चारागाह बनाया गया है, और कृषि योग जो भूमि है वो बंजर के रूप में है। तो ये सभी जो भूमि होती है ये सभी कारक के रूप में देखी जाती है। पशुओं के चारण हेतु भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्षों से अधिक खेती नहीं की गई हो उसी को हम लोग कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। यानी कृषि के लिए ये योग्य है लेकिन ये बंजर है, यहाँ पे कोई चीज उगाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट में आपका आता है शुद्ध बोई गई भूमि, जो कृषि कार्य में लगी भूमि है। शुद्ध बोई गई भूमि का मतलब वहां पे हमेशा हमेशा कृषि किया जाता है, तो ऐसे जो भूमि होंगे उनको हम लोग शुद्ध बोई गई भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए कि मृदा निर्माण होता कैसे। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे कि मृदा के निर्माण में
वहां की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा का रूप ले लेता है या मृदा का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से मृदा का निर्माण होता है। आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये आपका जैविक चट्टान है, ठीक है, ये आपका जैविक चट्टान है और ये चट्टान धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपक्षयित हो रहा है, टूट रहा है और टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, इस तरीके से बन रहा है। और इसके बाद जब ये इसको तोड़ा जा रहा है तो ये बालू, गाद एवं कले के साथ उपमृदा के रूप में निर्माण होता है और इसके बाद इसमें वनस्पति वगैरह मिल करके, ह्यूमस वगैरह मिल करके ये ऊपरी मृदा का निर्माण करता है और ये पूर्ण रूप से मृदा का निर्माण संभव होता है या पूर्ण रूप से मृदा का निर्माण हो पाता है। इतने तरीकों से मृदा का निर्माण किया जाता है या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग मृदा अपवर्तन के कारकों का उल्लेख करते हैं और बचाव के कारण बताते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा की परतों का विस्थापन, विस्थापन का मतलब बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, मृदा अपवर्तन के कारकों में जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मृदा अपवर्तन के बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्च रेखीय खेती करना चाहिए, पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, बंजर भूमि पर बांस जैसे पौधे लगाना चाहिए, खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना चाहिए, फसल चक्रण के तकनीक को अपनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसे मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, मृदा का बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मृदा की जो जैविक खाद का उपयोग है आप ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि जल प्रदूषण होता कैसे है और इसको दूर कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करने लिख लेंगे, दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है उसे जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जल प्रदूषण होने का कारण क्या है, तो घरेलू जो कूड़ा करकट है उसको जल में विसर्जन करने से ये प्रदूषित हो जाता है, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का नदियों में विसर्जन करने से हो जाता है, नगरीय क्षेत्रों का जो गंदा जल है उसके कारण भी जल प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि नगर के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में गंदा जल प्रवाहित किया जाता है, निकाला जाता है, विसर्जित किया जाता है, जिससे जो भी नली नाले के माध्यम से नदी में जो पानी गिराए जाते हैं वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। परिवहन एवं यातायात दुर्घटना के कारण भी जल प्रदूषित होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जल प्रदूषण के कारण। अब यहाँ पे उसको दूर करने के उपाय की बात करना है, तो चलिए जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय को समझें। तो इसमें कहता है फर्स्ट नंबर में कि किसी भी प्रकार का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको जल में विसर्जन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। फिर उसके बाद गंदा जल को पुनः शुद्ध करने की तकनीक को विकसित करना चाहिए और किसी प्रकार के अजैविक खादों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस तरीके से आप जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है,
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा गया है कि जल संकट क्या है। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जल संकट होता क्या है। तो हमने लिखा है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों में बढ़ती हुई जनसंख्या है, जल की अति दोहन है, जल का दुरुपयोग है, जल का असमान वितरण है, जल का प्रदूषित होना है और शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण है। तो इन सभी वजहों से जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसका हम लोग जानते हैं कि इसको दूर करने के उपाय करना क्या चाहिए। तो कहता है कि सबसे पहले जो वर्षा जल है उसको संग्रहित करना चाहिए। उसके लिए आपको तकनीक भी विकसित करने होंगे कि जल का जो समुचित उपयोग, समुचित का कहने का मतलब जल का पूरा उपयोग कीजिए, उसे व्यर्थ में ना गवाइए। जल को प्रदूषित होने से बचाइए। जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाइए। पुनः चक्रण करने का मतलब जो गंदा जल है उसको फिर से शुद्ध किया जाना चाहिए और शुद्ध करने के बाद फिर से पुनः उसको उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, जैसे कि ड्रिप सिंचाई वगैरह। ठीक है, तो ये अपनाना चाहिए। जल संरक्षण की महत्ता को बताना चाहिए कि जल संरक्षण की महत्व क्या है, उससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट होता है। तो ये लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए और इन सभी तकनीकों के माध्यम से जल संकट को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको समझने की कोशिश किया है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन बचता है कि भारत में पाई जाने वाली जो मृदा है उसके बारे में विवरण दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में जो मृदा है वो बनती कैसे, या कहीं भी मृदा बनती कैसे। तो देखिए हमने लिखा है कि मृदा निर्माण के कारकों में स्थानीय भिन्नता के कारण सभी जगह एक समान या एक तरह की मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक तरीके का मृदा नहीं पाई जाती है। इसलिए भारत में पाई जाने वाली मृदा कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल और पीली मृदा और शुष्क मृदा। इन सबों के बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पर्वतीय मृदा है वो खासतौर से आपको पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगी, जहां पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे जलोढ़ मृदा। तो ये जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। ये अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहनों फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ये मृदाएं देश के सभी नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो आपने समझा जलोढ़ मृदा के बारे में। अगला है लाल और पीली मृदा। ये जो मृदा है वो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा के मैदानी भागों में, ठीक है, फिर पश्चिम घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं में लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये जो मृदा लाल और पीली इसलिए होता है क्योंकि ये रवेदार अग्नि चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में जो लौह धातु है उसको ज्यादा पाए जाने का मात्रा के कारण ये लाल और पीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, और पीला क्यों दिखाई देता है? तो ये जल योजन के कारण ये पीला दिखाई देता है। दोनों का मतलब आप समझ पाए। लाल क्यों दिखाई देगा? तो लौह धातु के कारण। और पीला क्यों दिखाई देगा? तो जल योजन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट इसी का आता है काली मृदा का। काली मृदा क्या होता है? तो ये मृदाओं का जो रंग होता है वो बिल्कुल काला होता है और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। ध्यान रखना, इसे कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ हमने लिखा भी है, और काली कपास मृदा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब अगला आता है लेटेराइट मृदा। ये लेटेराइट मृदा जो है वो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से इसको लिया गया है और लेटर शब्द का मतलब होता है ईंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ईंट। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय
जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। तो अपने लेटराइट मृदा को समझा। फिर उसके बाद आता है शुष्क मृदा। ये जो शुष्क मृदा होता है इसका रंग लाल और भूरा होता है, और ये जो मृदाएं हैं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।